हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके एग्ज़ाम की जो आपने तैयारियाँ कर रखी होंगी उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कितना पढ़ लिया, कितना हमने प्रीवियस ईयर लगा लिया, इन सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस सेट लगाना। हमें प्रैक्टिस सेट लगाने से अपनी जो पता चल जाती हैं कि कहाँ पे कमजोरियाँ हैं, कहाँ पर हमें और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं, टाइम को बिल्कुल भी ख़राब किए बगैर आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन में है 4, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। तो देखिए, जहां पर भी नेगेटिव का सेंस आता है वहां पर तो आपका पहले ही आंसर गलत हो जाता है। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा उच्च अपेक्षा रखना भी बच्चों से क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि हर बच्चे का एक जो समझने का स्टैंडर्ड होता है, समझने का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। और बहुत ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड हाई सेट कर देंगे तो वो बच्चा कभी भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ठीक है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं जो कि फुलफिल हो सकती हैं विद्यार्थी के द्वारा, वो रखना चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्या चीज है वो? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के सिद्धांतों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है? तो विकास जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही होना शुरू हो जाता है। और विकास जो डेवलपमेंट है वो एकदम लास्ट तक, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जवाब दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुविध बुद्धि सिद्धांत। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? डैश, मतलब कि हम पशु है, खनिज है, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की। वर्गीकृत कैसे? कैटेगराइज करने की, कि जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स की कैटेगरी में जाएंगे, जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो मिनरल्स की कैटेगरी में जाएंगे, और ट्रीज, प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में जाएंगे? ट्री और प्लांट की कैटेगरी में जाएंगे। तो इसको कैटेगराइजेशन करना, ठीक है, कैटेगराइज करना की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कैटेगराइज पर्टिकुलर थिंग्स, वो किस में जाती है? तो हमारा है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, या डी होता है हमारा स्नातिक बुद्धि। तो ये हमारा हो जाएगा जो है प्राकृतिक बुद्धि। ये कैसी होती है? ये प्राकृतिक बुद्धि होती है कि जैसे हम देखते जाते हैं बचपन से ही कि हाँ ये जानवर है, या ये है, या ये है, तो हमें पता चलता है कि पेड़ पौधों की कैटेगरी अलग है, जानवरों की अलग है, मिनरल्स, खनिज, इन सारी चीज़ों की अलग है। तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हम इन द सेंस कि बच्चा क्या कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है। अब एक स्टेटमेंट है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, यह कथन किसके प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है? तो अब हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं जिनकी बुद्धि क्या होती है, एक एवरेज लेवल पे होती है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किसके सिद्धांत पर है? तो ये है बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर। किस पर है? बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर, कि किसी की ज़्यादा है, किसी की औसत है, और किसी की कम है, या है ही नहीं, मंद बुद्धि है। ठीक है, तो ये आपका आंसर दूसरा है।
नेक्स्ट देखिए, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ये हमेशा होता है कि जिसे ज़्यादा मालूम होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है, जैसे नॉलेज ज़्यादा होता है, वो अपने से जूनियर को हमेशा क्या करता है, सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या होता है, गहन प्रतियोगिता होती है या उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक है, ये जनरली हर जगह देखा जाता है कि जिससे ज़्यादा मालूम होता है, जिसकी उम्र बड़ी होती है, वो अपने से छोटे या जूनियर को सिखाता है, वो उसी से बच्चा जो है सीखता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, पूर्व का सीखा हुआ या कोई अधिगम है नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब कुछ भी प्रभावित ही नहीं कर रहा है, कुछ भी 19-20 नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो शून्य हो रहा है, वो जीरो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जीरो ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या हो जाएगा, जब पुरानी चीजें सीखी गई, नई चीजों को प्रभावित नहीं कर रही सीखने की, तो ये अधिगम का क्या हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है या मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावात्मक व्यवहार है। चिंतन क्या है, चिंतन हमारा क्या होता है, चिंतन इन द सेंस कि हमें सोचना है, किसी चीज का चिंतन करना है, तो वो किस में जाता है, वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज में चला जाता है, मतलब कि संज्ञानात्मक गतिविधि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में बच्चे समानता सीखते हैं। क्या सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में। ठीक है, तो इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर क्लासेस जो होती हैं, उसमें वो कैसे सीखता है, वो व्यक्तिगत रूप से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासेस होती हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा या कक्षा होती है, उसमें सब कुछ बच्चे के ही हिसाब से चलाया जाता है क्लास में। समझ रहे हैं। नौवां देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षण कहलाता है, समावेशन कहलाता है या फिर समायोजन कहलाता है या स्कीमा कहलाता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा स्कीमा। क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को मिलता है या ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को मिलता है या फिर व्यक्तिक विभिन्नताओं को मिलता है या शिक्षार्थी स्वायत्तता को मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। क्यों, क्योंकि एक ए टाइप का ज्ञान है, दूसरा बी टाइप के ज्ञान में उसको हम संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो एक क्षेत्र से, एक विषय क्षेत्र से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, तो हम ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण के सिद्धांत को या इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्या किस चीज से संबंधित है, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अनुकरण या अपसारी बहुविध चिंतन। तो ये आपका सीधा सा हो जाएगा, जब क्रिएटिविटी है इसका मतलब है कि वो डिफरेंट चीजें सोच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपसारी चिंतन हो जाएगा, मतलब बहुविध। ठीक है, डाइवर्ज थिंकिंग कहलाता है ये।
एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के किस रूप से अभिप्रेरित है? वैयक्तिक, आंतरिक, अनुभविक या फिर बाह्य से संबंधित है? तो ये किससे है? आंतरिक से है। ठीक है, ये किससे है? आंतरिक से है, क्योंकि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है और वह उसमें उत्तीर्ण होना चाहता है अच्छे से। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, पक्ष डैश में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आता है। तो ये किस में आता है? व्यवहार का करना, तो ये आ जाता है सीखने के गतिक, ठीक है, कॉग्निटिव क्षेत्र से आ जाता है, क्योंकि जब सीखेगा व्यवहार करना क्या है? गतिक है, स्ट्रेटेजी है उसकी, करेगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? क्या क्या है? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए होता है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। जब इन सारी चीज़ों में एक बच्चा भाग लेता है, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे प्रदर्शनी हो, चाहे जो कुछ भी हो, किसी पत्रिका को निकालना हो, तो वो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, जिससे उसका आगे सही चले सब कुछ जो उसने सीखा है वो उसको और अच्छे से प्रस्तुत कर सके। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह, अब देखिए शिक्षार्थी कैसा है? दृष्टिबाधित है। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवता तनाव बढ़ा रही है। तो वो ये क्या काम कर रही है? तो वो ये कर रही है समावेशी शिक्षा की भावना। समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? सबको साथ लेकर के चलना सिखाया जाता है। जो समावेशी शिक्षा होती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, उसमें सबको साथ लेकर चलना होता है। तो वो उसी के हिसाब से काम कर रही हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य से सामग्री, दृश्य मतलब विजुअल और ऑडियो सामग्री का प्रयोग कर रही, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, क्योंकि ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या फिर वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो सीधा सा जवाब, शिक्षक को आराम तो देते हैं, तो काम तो कर ही रहे हैं, ये भी नहीं होगा। वे विद्यार्थियों को, ये भी नहीं होगा। सबसे सही आंसर आपका क्या है? इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग। जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके सीख रहे हैं, तो हमारी सभी इंद्रियां जो होती हैं वो काम पे लग जाती हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख पाते हैं आसानी के साथ। वो भी एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है, ओफो, क्या कर रहा है? और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किसमें? भावात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। इसको किस चीज में जरूरत है? तो इसको जरूरत है आपका भावात्मक क्षेत्र में। ऐसे लोग क्या होते हैं? भावनाओं से जुड़े होते हैं, जिसके वजह से ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं। इनको भावात्मक क्षेत्र में इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, जिससे क्या हो जाएंगे? ये सुधर जाएंगे, दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश भी सहायता करती है। दुश्चिंता, मूल द्वंद्व, समाजीकरण या आक्रामकता किस चीज में करती है? तो दुश्चिंता में तो करेगी नहीं, मूल द्वंद्व में नहीं करेगी, आक्रामकता में नहीं करेगी, तो किस में करेगी? ये करेगी सामाजीकरण में। ठीक है, ये किस में करेगी? ये सामाजीकरण में भी सहायता
करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की ही बात हो रही है, वो किस प्रकार के विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो ये आपके करती है, लास्ट का है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंता पैटर्न। ये किस पर है? तो जो फिजिकल है वो सारी चीजें क्या है, आपके हेरिडिटी पे, मतलब आनुवंशिकता पर कहीं ना कहीं डिपेंड होती हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। इसमें क्या भर सकते हैं? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ चर्चा की आवश्यकता, या फिर उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाएगा? ये किसके द्वारा करती हैं? किसकी ओर संकेत करती? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों द्वारा, मतलब इंपॉर्टेंट रेमेडियल जो ट्रिक्स हैं उनके लिए। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। एक बच्चा क्या है, बहुत जल्दी सीख रहा है, दूसरा बच्चा क्या है, वो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, समान से विशिष्ट की ओर। तो ये सीधी सी बात है कि भाई व्यक्तिक भिन्नता है, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है, कोई ज़्यादा शार्प माइंड है, कोई लो माइंड है। तो ये क्या होगी? व्यक्तिगत भिन्नता है ना, इसमें कोई ऐसी इन बाकी के अंतर चीज़ों में से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब इस चीज़ के अलावा सभी वातावरणीय कारक जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो डेवलपमेंट को एक आकार देते हैं। क्या है? पौष्टिकता की गुणवत्ता, या संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, या फिर शारीरिक गठन। इसमें से क्या हो जाएगा? जो आपका शारीरिक गठन है, ये इसके अतिरिक्त, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो आपका आंसर शारीरिक गठन है। नेक्स्ट वन, श्रवणहास, मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा है, से ग्रसित बच्चे कक्षा में किसे सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? किस सबसे मुख्य कुंठा का? मतलब अगर कोई बच्चे में कोई कमी है तो वो क्या होगा, सबके बीच बैठेगा तो क्या करेगा, उसको कुंठा लगेगी ना, वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, इन्फेरिटी का शिकार हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी इन्फेरिटी है जो वो फील करेगा? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या फिर खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो सबसे बड़ा इसके लिए नैराश्य या कुंठा कौन सी होगी? दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, अगला क्या बोल रहा है उसे सुनाई ही नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आएगा, तो वो कैसे जो सूचनाओं का है वो आदान प्रदान कर पाएगा। समझ रहे हैं? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से क्या है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से क्या है? किस चीज़ की समस्या है? सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, या फिर बोलने व सुनने की। तो डिसलेक्सिया जो है बेसिकली पढ़ने की अक्षमता है। जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जो अक्षमताओं वाला पूरी लिस्ट है वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप हमारे सुपर डेट के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। उसमें सीटेट में एक क्वेश्चन आपका इस तरह का जरूर पूछता, उसमें सारी टाइप की डिसेबिलिटी हम लोगों ने
पढ़ा रखी है, आप उसको एक बार जरूर देखें जा करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे कब विकसित कर पाएंगे? बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या फिर उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये तो होएगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो आपका सीधा आंसर है क्या कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं, जब बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनकी अधिगम क्षमताएं क्या होती हैं? वो विकसित होती हैं। ठीक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, किस चीज से बचती है? लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज से बचती है? तो ये बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है एक अच्छी पुस्तक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किसके हिसाब से? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, या फिर पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। तो ये हो गए आज के आपके सेशन के 30 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसे लगाइए, इसे एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के सीसेट ने पूछ रखे हैं, और हमने जो क्या पढ़ रखा है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही प्रैक्टिस सेट में होते हैं जैसे सीटेट आपसे पूछ रहा होता है। पैटर्न सेम होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि हम सेम पैटर्न जैसे एग्जामिनेशन वाले पूछ रहे हैं, एजेंसी पूछ रही है, उसी हिसाब से आपके प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं। अगर आपको आज का सेशन और हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए हमारे चैनल के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।